गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कंफर्मेशन दीजिए। आपको आवाज़ और स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है? काइंडली गिव द कंफर्मेशन इट्स फॉर एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं बैच। कमलजीत जी सत श्री अकाल। लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करा था। और टॉपिक का नाम हमारे पास क्या था बच्चे? एक मिनट। आ जाओ सर, आगे आ जाओ आप। और आगे आ जाओ। यस। तो टॉपिक का नाम हमने स्टार्ट करा था आपका डीबीएमएस। रिकैप करेंगे जितना भी पड़ा हुआ है, 5 मिनट का समय लगेगा रिकैप करना। तो जैसा कि बार बार रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज बैठ जाए। मेरे को पता है आप में से कुछ लोगों को अफसोस लगता होगा कि सर याद हो गया, आप क्यों बार बार रिवाइज करवाते हो। तो बस एक बार आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, ये रिवीजन से किसी को दिक्कत है क्या? दिस इज गुड और बैड? जो हम रिवीजन करते हैं, दिस इज गुड और बैड? जी फॉर गुड, बी फॉर बैड? जो हम हर क्लास में करते हैं, हम एक्यूमुलेटिव करते हैं। जो भी हमने पिछली क्लास का पढ़ा होता है हम उसको दोबारा से एक्यूमुलेटिव करते हैं। मैं ये एहसास कराना चाहता हूँ कि अगर चीज़ें अगर जहन में बैठ जाती हैं तो जहाँ पर हमने 10-12 घंटे समय लगाया होता है पढ़ाई करने के लिए, वो हमारा 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है अगर हमें चीज़ें कंठस्थ याद हैं तो सर। ठीक है जी, डेफिनेटली है। जिनकी पहली क्लास है उनके लिए तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आपको बताया था मैंने, कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे चलता है बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क होता है। कोशिश करा करें कि घर में बैठ के आपकी जबान भी चलनी चाहिए। जब मैं यहाँ से जबान चलाता हूँ तो आपकी जबान भी रिपीट होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की बात करेंगे, प्रोग्राम का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है भैया। अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। जनरल पर्पस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है उसको हमने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए कंपलसरी, उसको हमने क्या नाम दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास? 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स कौन से होते हैं? शॉर्टकट क्या था मेरे पास? डीपीएस का ओलू। जहाँ पे पी का मतलब मेरे पास क्या था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है मेरे पास? 4-5 तरह की। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। फर्स्ट में सारा का सारा काम बाइनरी के द्वारा हुआ था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल नहीं होता था। सेकंड में असेंबलर के द्वारा था, थर्ड में कंपाइलर के द्वारा था, और फोर्थ में हमने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करा था, डीबीएमएस का। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया था, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया था। और कंपाइलर की बात करेंगे, उसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया था। तो डीबीएमएस वाला कॉन्सेप्ट जो था हमारा किस में आया था बेटा आपका? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आया था। हार्डवेयर की बात करेंगे, हार्डवेयर को हमने 4 भागों में क्लासीफाई करा था। इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, और साथ में हमारे पास मेमोरी होती है। मेमोरी प्रोसेसिंग डिवाइस को हमने प्राइवेसी नाम क्या दिया था? आपका सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म बेटा हमारे पास क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ था जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था हमारे पास? कार। कंट्रोल यूनिट हो गया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया था, और आपके रजिस्टर्स हो गए थे। रजिस्टर्स के हमने बड़े सारे नाम करे थे याद, अगर आपको बताओ। एमबीआर हो गया, एमएआर हो गया, आईआर हो गया, आईसी हो गया, डिकोडर हो गया। वो सारे नाम हमारे पास आपके इसके अंदर रजिस्टर्स के अंदर आपके आते थे। ठीक है जी। फिर हमने खुलासा करा किसका? डीबीएमएस का खुलासा करा लास्ट क्लास में। और डीबीएमएस को टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा? 3 पार्ट्स में। एक होता है डेटाबेस, एक होता है मैनेजमेंट, और एक होता है सिस्टम। हर सॉफ्टवेयर का बदले में क्या होता है? पर्पस होता है। तो जैसे एमएस वर्ड का पर्पस होता है टेक्सुअल डेटा को क्रिएट करना, एक्सेल का पर्पस होता है आपकी वर्कशीट्स को क्रिएट करना, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे किसी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो, वो सारा एक्सेल के द्वारा क्रिएट होता है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि आपका टैली का पर्पस क्या है, तो आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मेंटेन करना। ऐसे अगर मैं पूछूँ आपका डीबीएमएस क्या है, तो आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा भाई ये सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? मेरा सॉफ्टवेयर था। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज वे में सेव करने के लिए सक्षम होता है।
फिर आपको याद होगा डी डी नाम के शब्द को मैंने तीन शब्दों में क्लासीफाई करा था, आपका FRF। मैनेजमेंट की बात करेंगे उसको तीन भागों में क्लासीफाई करा था, SIR सर। और जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो ज्यादा नहीं, यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स हमारे पास थी। एफ का मतलब क्या था, फील्ड हो गया। आर का मतलब रिकॉर्ड हो गया। एफ का मतलब फाइल हो गया। फाइल का पर्यायवाची नाम मैंने क्या दिया था, टेबल। फील्ड का पर्यायवाची नाम मैंने क्या दिया था, कॉलम। साथ में हमने क्या नाम दिया था, एट्रीब्यूट। साथ में हमने क्या नाम दिया था, डेटा आइटम्स। और रिकॉर्ड की बात करेंगे, रिकॉर्ड को बदले में हम क्या कहते हैं, आपका रो कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था, फाइल क्या है ना, घटिया बात है, गंदी बात है, शर्मनाक बात है। अगर आप डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस के अंदर जब भी कोई आप फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइल की जगह उसका पर्यायवाची नाम इस्तेमाल करेंगे, टेबल। टेबल हमेशा किस में स्पेसिफाइड होता है, आपका रो एंड कॉलम में स्पेसिफाइड होता है। टेबल क्या करता है, डेटा को सेव करता है। कैसे सेव करता है सर, ऑर्गेनाइज वे में सेव करता है। ऑर्गेनाइज वे में सेव करने का पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइज वे में सेव करने का पर्पस एक ही होता है कि ताकि फ्यूचर में डेटा की प्राप्ति करनी हो, डेटा की एक्सट्रैक्शन करनी हो, वो हम बढ़िया तरीके से, फास्ट तरीके से आपकी कर सकें। तो ये जानकारी मैंने आज हमारी क्या कहते हैं, 11वीं क्लास है, 11वीं क्लास है। और 11वीं क्लास के अंदर हमने ये सारी जानकारी आपकी पढ़ी। तो तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा हम लोगों ने 15 से 16 घंटे का समय स्पेंड करा है इस पूरी जानकारी को पढ़ने के लिए। और अब हमें डीबीएमएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुलासा करना है, क्योंकि मैंने बताया था कंपनी के अंदर सब कुछ क्या होता है, डेटा होता है। सब कंपनी के अंदर सब कुछ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। कंपनी के अंदर सब कुछ क्या होता है, नॉलेज होता है और विजडम होता है। और ये सारी जानकारी कहाँ होती है, कंपनी के बड़े सर्वर में सेव होती है, बड़ी मशीन में सेव होती है। उस बड़ी मशीन को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया था, आपका सर्वर का नाम दिया था। हमारे कंपनी के जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे, जितने भी एथिकल हैकर्स होंगे, वो सारे के सारे इस सर्वर को बचाना चाहते हैं। सर्वर को क्यों बचाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर क्या पड़ा होता है, कंपनी की जान पड़ी होती है, कंपनी का डेटा पड़ा होता है। आज की डेट में डेटा ही सब कुछ है। आज की डेट में क्या, डेटा ही सब कुछ है। फ्लिपकार्ट वाला चाहता है कि जितने भी कस्टमर्स अमेजोन के हैं वो सारे उसके पास आ जाएं, मतलब उसका डेटा उसके पास आ जाए। फिर वो उनको मैसेज भेजेगा, फिर उनको वो ऑफर्स प्रोवाइड करेगा। किसी तरीके से अमेजोन का इंटरेस्ट तोड़ने का प्रयास करा जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि डेटा से बड़ी कुछ चीज़ नहीं है, डेटा है तो संसार है। और इसी डेटा की सुरक्षा में प्रोवाइड करनी है, वो सुरक्षा और वो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है जी, वो जो सुरक्षा है मेरा और जो मेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा का सारा किसके द्वारा होगा, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। और उस सॉफ्टवेयर का नाम हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, डीबीएमएस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। काफी सारे बीटेक वाले बच्चे बैठे हुए हैं, उनके कॉलेज में डीबीएमएस के बारे में जानकारी दिया भी होगा। पर हम कुछ थोड़ा ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि डेटाबेस में सिस्टम की सुरक्षा करना अगर आप सीख गए, डेटा की सुरक्षा करना आप सीख गए, तो आप एक लाजवाब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे, लाजवाब एथिकल हैकर बनेंगे। लेवल मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरा जो स्टूडेंट है जिसका नाम राजा है, मैंने बताया था कि ये भाई कितना कमा रहा है, आपका 1.25 करोड़ कमा रहा है साल का। कभी मौका मिलेगा तो उसको मैं इसमें ऑनलाइन क्लास में लेकर भी आऊंगा और आपसे बातचीत भी करवाऊंगा। और वो आपको मार्गदर्शन भी देगा कि कॉर्पोरेट कंपनीज में कैसे काम होता है और कॉर्पोरेट कंपनी में कैसे किस तरीके से मैं बिहेव करना चाहता हूँ। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हर बच्चे को अपनी भाषा में बात करना बड़ा पसंद हो। बिहार वाले को बिहारी भाषा में बात करना पसंद होता है, पंजाब वाले को पंजाबी में, बंगाल वाले को बंगाली में। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी बच्चे हिंदी बोलना सीख जाइए और सभी के सभी बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाइए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में इन दो भाषाओं का ही प्रयोग होता है। ठीक है जी। वहाँ कोई बिहारी नहीं चलेगी, कोई यूपी वाली भाषा नहीं चलेगी, कोई आपकी जाट भाषा नहीं चलेगी, कोई आपकी पंजाबी नहीं चलेगी। तमीज से इस भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। आज करेंगे, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपके खून में हिंदी जम जाएगी, इंग्लिश जम जाएगी और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपका नजर आ जाएगा। ठीक है जी। मैं आपकी रीजनल भाषा के अगेंस्ट आपके नहीं कर रहा, ना मैं मराठी के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, मैं ना मैं बंगाली के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर मैक्सिमम जितने भी लोग होते हैं, प्रोफेशनली जितने भी लोग होते हैं, वो 90% किस में बात करना पसंद करते हैं, इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। और मारो गोली, लोग क्या पसंद करते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। कल को जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जाएंगे, वहाँ के क्लाइंट किस लेवल के हैं उस पर बड़ा मैटर करता है। और आपको पता है कि आजकल तो हिंदुस्तान में भी अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। सर अंग्रेजी कहाँ से सीखें, बेटा आपके गली मोहल्ले में बड़े सारे कोचिंग सेंटर होंगे, वहाँ से जाके सीखना स्टार्ट करो। 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये महीना लेते होंगे, वो दे दो भैया। आप उनसे पढ़ेंगे तो मेरे को तो कोई कमीशन मिलेगी नहीं, पर धीरे धीरे मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको वहाँ पे प्लेस करना। कई सारे बच्चे मेरे को फ़ोन मारते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो बिहारी भाषा में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पंजाबी में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, भाई तू पंजाबी में बात कर रहा है, वहाँ कॉर्पोरेट में तेरी पंजाबी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। वहाँ तेरी बिहारी भाषा कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो अपना फ्रीलांसर बनूंगा, मैं अपनी खुद कंपनी सेटअप करूंगा, फिर तो भाई तुम माँ बहन की गालियां दे के बात कर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई टेंशन नहीं है, तेरा अपना धंधा जो मर्जी कर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, आप में से सेंटर में से कोई कैलकाटा का स्टूडेंट है? कोई कैलकाटा का स्टूडेंट है तो मेरे को हाई करना जरा यार।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ओहो बड़े सारे हैं ये तो गिनती। बहुत बढ़िया। अब ये जो कैलकाटा वाले बच्चे हैं ये अच्छी तरह जानते हैं। कैलकाटा में ना मैंने कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली। मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को खंगालता रहता हूँ। तो अब मैं उसका नाम लिखूंगा तो पता लग जाएगा। इतने बेकार मतलब कि सेंटर वाले होते हैं कैलकाटा वाले। वो अपनी क्लास लेते हैं। क्लास में मेरे ख्याल 60% वो बंगाली बोलते हैं। उसको पता है वहां पे बंदा मुंबई से बैठ के पढ़ रहा है, वहां पे दिल्ली से बैठ के पढ़ रहा है, वहां चंदी से बैठ के पढ़ रहा है। इधर बंगाली में वो क्वेश्चन करेगा, उधर टीचर ही बंगाली में जवाब देगा, और बाकी के जितने लोग हैं वो सब बेवकूफ बन जाते हैं। भाई कितना इरिटेटिंग होता है, सोचो आप तमिल में लेक्चर दे रहा है टीचर और हम बैठ के सुन रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है। चलो 2 मिनट की बात तो समझ में आती है, 3 मिनट की बात तो समझ में आती है, वो आधा आधा घंटा उसी में निकाल देते हैं। तो बड़ा ही सिस्टम खराब लगता है यार। तो हम किसी लैंग्वेज की बुराई करने यहाँ पे नहीं बैठे, हम तो सिंपल ये बैठे हैं कि भाई जिस तरह की ऑडियंस है हमारी वैसी बात करें। मैं पंजाबी हूँ, अब मैं यहाँ पंजाबी में लेक्चर देना स्टार्ट कर दूं भैया, ये कोई तमीज थोड़ी है यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। मेरे को पता पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहा है। ठीक है, हालांकि साउथ इंडियन वालों को, हैदराबाद वालों को थोड़ा दिक्कत होती है कि हिंदी के साथ उनका इंग्लिश एरिया स्ट्रांग होता है, पर फिर भी वो मेरे को मैनेज कर रहे हैं क्योंकि मेरा 90% क्राउड हिंदी को बड़े आराम से यहाँ पे समझ पा रहा है। अब यही मेरे इंटरनेशनल बैचेस होते हैं, अमेरिकन बैचेस होते हैं या यूरोपियन बैचेस होते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वी आर फोर्स्ड कि हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। अब मेरे को नहीं आती फ्रेंच क्या होता है, जर्मन क्या होता है, वो सब नहीं आता मेरे को, तो मेरे को किसका सहारा लेना पड़ता है? इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। तो वही मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोई बुरा नहीं मानेगा। और मेरा समझाने का बस पर्पस ये था कि अपनी नॉर्मल घर की भाषा में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करिए, इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने काम करना है। और मेरे को पता है बड़े 10% बच्चे ही अपना काम धंधा करेंगे। जो 10% बच्चे अपना काम धंधा करेंगे वो जिस मर्जी भाषा का प्रयोग करें, उनकी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि उनको पता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस लेकर आएंगे तो आपको वहां पे इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये 10% लोग तो सबसे पहले सुधर जाते हैं। ये जो 90% लोग हैं जो अपनी रीजनल भाषा को लेके बड़े पैनिक में आ जाते हैं, तो भाई वो इमोशनल ब्लैकमेल होना थोड़ा बंद करो। अल्टीमेटली एक ही भाषा है, उस भाषा का नाम है पैसा। और वो पैसा जिस भाषा से भी कमाया जाएगा, मैं उस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस का सेटअप यूरोप में हो रहा है और मेरे को फ्रेंच बोलनी पड़ रही है, तो मैं फ्रेंच सीखूंगा, मैं ट्रांसलेटर रखूंगा। मेरे को काम करना पड़ेगा, क्लाइंट से पैसा लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके मेरे पास काम होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए। चलिए, बाकी को बहुत बेकार सवाल लगा होगा इसलिए उनको शायद बटन दबाने में भी दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच। दबा दिया आपने, कस करा, बहुत बढ़िया बात है। तो ये सारी जानकारी थी बेटा डीबीएमएस के बारे में। अब डीबीएमएस को हमें टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है, ये बात बड़ी क्लियर है। तो डीबीएमएस बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा कहने का मतलब है इसी पे अगर आपने निर्भय करना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। एक बात और है, लाइफ में हमेशा में कितने घंटे देने हैं? 10,000 घंटे देने हैं बस। अगर आपने किसी लाइन में 10,000 घंटे दे दिए तो आप मास्टर हो जाएंगे। मतलब आप ऐसे मास्टर हो जाएंगे जहां बाजार में आपका नाम होगा, आप साधारण आदमी नहीं रहेंगे, ये बात मेरी मान लेना। ये फॉर्मूला है, ये बड़े बड़े अंग्रेजों ने, बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने फॉर्मूला दिया हुआ, ये विकास कपूर का फॉर्मूला नहीं है, टेपा हुआ फॉर्मूला मेरा। कि अगर आपने किसी लाइन में 10,000 घंटे दे दी, सर 10,000 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं। बेटा कुछ नहीं होते, 3 साल आपने लगाने हैं, पर डे आपको 10 घंटे देने हैं बस। मोटा मोटा हिसाब किताब है। बनियों में क्या कहा जाता है? बनियों में कहा जाता है कि आपको 1,000 दिन तक वेट करना है। कोई भी काम धंधा स्टार्ट करना है आपको 1,000 दिन तक वेट करना है। बनियों की बड़ी प्यारी लाइन है कि बेटा 1,000 दिन तक तेरे को वेट करना है, उसके बाद अगर तेरा काम नहीं चलता काम बंद कर दियो। पर इससे पहले काम मत बंद करियो। अभी हमारी ये जो जनजी नाम की जनरेशन है, ये 3 महीने के अंदर काम बंद कर देती है भाई। ये 2 महीने में काम बंद कर देती है, काम नहीं चलता काम बंद कर देती है। तो अगर आप किसी लाइन में फोकस करेंगे तो वही मेरी एक राय है कि आप 1,000 दिन बनियों वाली बातें मान लो या अंग्रेजों वाली बातें मान लो कि आपको 10,000 घंटे देने हैं। मतलब ये 10,000 घंटे वो है जहां पर आप शाहरुख खान बन जाएंगे, मतलब कि आपका नाम इतना फेमस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई कहता नहीं सर मैं तो 100 घंटे के अंदर ही बन गया। बेटा तू शाहरुख खान थोड़ी बना है, तू काम चला रहा है, रोजी रोटी चला रहा है। मैं फेमस होने की बात कर रहा हूँ, नाउन होने की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल लेने की बात कर रहा हूँ। तो अपने घर के अलमीरा में जहां पर आप सोते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये सोते हैं और ये आपकी अलमीरा है, यहाँ पे कागज लगा दो, कागज में क्या लिख दो? 10,000 घंटे। बस मैं कह रहा हूँ इतना लिख दो आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको, वो कहते हैं ना, शाहरुख खान कहता है कायनात, पूरी कायनात आपको एनफोर्स करेगी 10,000 घंटे स्पेंड करने में। रोज आपकी नजर पड़ेगी, रोज आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, जो चीज आप बार बार भूल रहे हैं वो यहाँ पे अपनी अलमीरा के सामने, जो भी अलमीरा ड्रेसिंग टेबल जो भी आपके पास है, बेड के सामने रखना, ताकि तुम्हारी नजर यहाँ पे पड़े। उसके बाद देखना प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉजिक ढूंढने का प्रयास मत करना। हालांकि हम आईटी वाले लोग हैं, बिना लॉजिक के हमारे यहाँ पे काम नहीं होता है, हम हमेशा लॉजिकली बेस करते हैं। पर ये कुछ चीजें हैं जो कुदरती आशीर्वाद हैं,
और आप इसको जो मर्जी कह लीजिए। और केवल ये नहीं कि आप देखेंगे तो फिर आप कर्म भी करेंगे, ऑटोमेटिकली कर्म अपने आप हो जाएंगे, अपने आप कर्म हो जाएंगे, अपने आप कर्म हो जाएंगे। तो चलिए, ये हमारे पास डीबीएमएस नाम का टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूंगा बेटा डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, टाइप करने की आवश्यकता नहीं, वहीं बैठे बैठे बोलेंगे। देखते हैं कितने बच्चों की जबान चलती है। तो अगर मैं बोलूंगा डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो आप क्या बोलेंगे, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं बोलता हूँ बेटा डीबीएमएस किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोलेंगे सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, या इससे बेटर शब्द हमारे पास क्या रहेगा, ये सर हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कैटेगरी में आता है। अच्छा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किसका पार्ट माना गया सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट माना गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका पार्ट माना गया सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट माना गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका पार्ट माना गया जी, सॉफ्टवेयर का पार्ट माना गया, है ना, सॉफ्टवेयर का पार्ट माना गया। और आज मेरी तबीयत जरा खराब है, तो माफी चाहता हूँ कि एक तो लेट क्लास स्टार्ट हुई हमारी, और दूसरी बात ये कि एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आओ रिकैप करते हैं। हमने क्या बोला, डीबीएमएस किस कैटेगरी में आता है, मैं कहा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे। डीबीएमएस हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। फोर्थ जनरेशन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर माना गया, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा सॉफ्टवेयर माना गया है। सॉफ्टवेयर मेरा आईटी का पार्ट है, और आईटी किसके अंदर होता है, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके अंदर होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कोई भी कंपनी बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के काम नहीं करती है। हर कंपनी की जान कौन होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। कंपनी वालों की भी, यानी व्हाइट हैट हैकर की भी जान कौन होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ब्लैक हैट हैकर की भी जान कौन होता है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाइट हैट हैकर इसको संभालेगा तो पैसा कमाएगा, ब्लैक हैट हैकर इसको बर्बाद करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। दोनों को पालने का तरीका अलग है, यानी ये व्हाइट हैट हैकर पालना चाहता है, बचाना चाहता है, डिफेंस करना चाहता है, और ये इसको बर्बाद करना चाहता है। तो दोनों की जान क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या हमारे बंदों को समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हर एंगल समझ में आना चाहिए। व्हाइट हैट हैकर है तो भी उसको आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ब्लैक हैट हैकर, हालांकि आपने नहीं बनना, तो वो भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। तो देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन होगी कि डीबीएमएस की बात करेंगे, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का पार्ट है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किसका पार्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। ठीक है नहीं, यहां तक क्लियर है, तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए, डन कह दीजिए। मेक इट फास्ट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, आप अच्छे लोग हैं यार, मेरे को पता है आप अच्छे लोग हैं। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग आपके डीबीएमएस के बारे में। और डीबीएमएस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि डीबीएमएस को टेक्निकली मैंने तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड करा था। एक आपका डेटाबेस हो गया, एक आपका मैनेजमेंट हो गया, और एक मेरे पास आपका सिस्टम हो गया। डेटाबेस की बात करेंगे, यहाँ पे फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एस आई आर सर हो गया। और अगर मैं सिस्टम की बात करूंगा तो सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या था, कंपोनेंट्स था, मेरे कंपोनेंट्स से था मेरा। और आपको याद होगा इसके अंदर डेटा डिक्शनरी वाला टॉपिक भी था। इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी था। इसके अंदर रिपोर्ट जनरेटर भी था। इसके अंदर मेरे पास यूजर नाम का टॉपिक भी था। इसके अंदर डेटाबेस भी था। इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी था। और लास्ट में मेरे पास मिडल वेयर था या होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस था। सही से दिल में हाथ रख के बताना, कितने बच्चों को ये सात नाम याद थे। दिल में हाथ रख के बताना कितने बच्चों को ये सात नाम याद थे। और जिसको याद है आई आई नाम का शब्द दबा दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये नाम याद थे, सात के सात नाम याद थे। सही में इतने बच्चों को याद थे, बहुत ही बढ़िया। काफी सारे बच्चे तो सुधर गए हैं, चार्ट बना के मेरे पास भेजते हैं। बेटा केवल चार्ट नहीं बनाना, आपको अपने शब्दों में लिखना भी है। फील्ड की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, रिकॉर्ड का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, फाइल का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, फील्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, कलेक्शन ऑफ, नहीं, इट इज अ हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम। रिकॉर्ड की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यू। और फाइल की परिभाषा मेरे पास क्या होती है, या टेबल की परिभाषा मेरे पास क्या होती है,
दैट इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। काफी सारे रिकॉर्ड्स को अगर मैं इकट्ठा करूंगा, काफी सारे रिकॉर्ड्स को अगर मैं एकत्रित करूंगा तो वो फाइल बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये तीन शब्द तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। राइट। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि सर आखिरकार डेटाबेस क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस। डेटाबेस हम क्या कहना चाहते हैं, अब हमें ये समझना है। इसकी परिभाषा लिखिए। मैंने कहा इट इज रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ टेबल्स, या घटिया भाषा में कलेक्शन ऑफ फाइल्स। इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ टेबल्स, या घटिया भाषा में कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा नाम है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मजा नहीं आएगा और आपके नंबर कट जाएंगे और इंटरव्यू वाले को, लेने वाले को मजा नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे शब्द बोलना है क्या, इंटरलेटेड। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड टेबल्स या फाइल्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स या फाइल्स। इसको हमने क्या नाम दिया, डेटाबेस की परिभाषा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप नोट डाउन कर लें, डी नाम का शब्द दबा देना, मेरे को पता लग जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो डेटाबेस की परिभाषा हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स या फाइल्स। सर फाइल का नाम हमें इस्तेमाल करना है, हमेशा अवॉइड करना है, पर फिर भी ठीक है, अभी आप नए नए प्यारे प्यारे बच्चे हो, इसलिए मैं फाइल का नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ, अदरवाइज आपने टेबल नाम के शब्द को इज्जत देनी है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखो, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर मैं कॉलम की हेडिंग की बात करूंगा तो उसको मैंने फील्ड का नाम दिया था। अगर मैं काफी सारी फील्ड्स को इकट्ठा कर लूंगा तो उसको मैंने रिकॉर्ड का नाम दिया था। अगर मैं काफी सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लूंगा तो उसको मैंने टेबल का नाम दिया था। तो यानी हमारा FRT तो हमारे पास हो ही गया। अब हमें सिंपल क्या पढ़ना है, डेटाबेस पढ़ना है। और डेटाबेस के अंदर भी मेरे पास क्या आ रही है, कलेक्शन आ रही है। पर कलेक्शन किसकी आ रही है, मैंने कहा टेबल्स की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। और ऐसे टेबल्स की कलेक्शन की बात कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे। ठीक है जी, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उस टेबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। राइट। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा एक टेबल मेरे पास ये है, एक टेबल मेरे पास ये है। इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, ये एम्प्लॉयज के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। और इस टेबल का नाम है मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल, ये डिपार्टमेंट्स के बारे में, जो कंपनी के अंदर काम करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। तो ये दो मेरे पास टेबल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, एम्प्लॉय का कोड क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, और मेरा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट नंबर में काम करता है, वो जानकारी हमने यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। डिपार्टमेंट नाम के टेबल में हमने क्या मेंटेन कर रखा है कि डिपार्टमेंट का नंबर मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट का नेम मेरे पास क्या है, और साथ में डिपार्टमेंट की लोकेशन मेरे पास क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी मेंटेन करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ये डेटा मैंने मेंटेन कर दिया। अब बताओ हमारी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने कहा हमारी कंपनी में कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट है। एक का नाम है डिपार्टमेंट नंबर 10, एक का नाम है 20, एक का नाम है 30, एक का नाम है 40। डिपार्टमेंट नेम की बात करेंगे, नेम यहाँ पे क्या है भैया, नेम मैंने बोल दिया, मेरे पास लेट्स से सेल्स नाम का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग नाम का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट है, HR नाम का डिपार्टमेंट है। ये मेरे पास आपके क्या कहते हैं, 4 डिपार्टमेंट है। सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, और साथ में HR हो गया। अच्छा, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है मेरे पास। मैंने कहा जी एक मेरा दिल्ली के अंदर है, एक मेरा कोलकाता के अंदर है, एक मेरा मुंबई के अंदर है, और एक मेरा बैंगलोर के अंदर है। तो ये मेरे पास लोकेशन होगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, एम्प्लॉय कोड के अंदर क्या है, मैं कहा एम्प्लॉय कोड के अंदर एम्प्लॉय 1 हो गया, और मान लो मेरी कंपनी में तकरीबन 2000 एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉय 2000 हो गया मेरे पास। अच्छा, उनका नाम आ गया, शाहरुख खान आ गया, सलमान खान आ गया, ऋतिक रोशन आ गया, उनका ड्रेस आ गया, उनकी तनख्वाह आ गई, और यहाँ पे कौन सा आदमी किस डिपार्टमेंट में काम करता है उसके बारे में जानकारी आ गई। जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय नंबर 1 जो है वो मान लो 40 नंबर डिपार्टमेंट में काम करता है। मैंने कहा भाई कहाँ काम करता है, ये 40वें नंबर में काम करता है। मैंने कहा ये 30वें में काम करता है, 10वें में काम करता है, 20वें में काम करता है। कौन सा आदमी किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है जी। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो डी नाम का शब्द दबा देना। दो टेबल्स हैं, दो टेबल का मैंने खुलासा करा। एक टेबल इंप्लॉयज के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा, एक जो कंपनी में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मेंटेन कर रहा है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका नाम क्या है। M का मतलब बेटा था मार्केटिंग हो गया, FIN का मतलब फाइनेंस हो गया, और सेल्स जहां से माल बिकता है, और HR का मतलब यहाँ पे क्या आपका, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है भैया। केवल 50% लोगों को ही समझ में आया बस, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। फिर से रिपीट कर दूं एक बारी। ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नाम का डिपार्टमेंट है, ये किसके बारे में जानकारी मेंटेन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के बारे में। और ये किसके बारे में जानकारी मेंटेन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के बारे में। केवल 50% लोगों की यस आई है मेरे पास, और यस नहीं आई मेरे पास।
बटन दबाने में कुछ दिक्कत हो रही है? अगर नहीं ऐसा है तो नो दबा दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा। यहाँ मेरे गले में दर्द है, मैं तब भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तब परेशानी नहीं है, आपको बटन दबाने में परेशानी हो रही है यार, बताओ। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, क्या ध्यान से देना, सभी बच्चों से सवाल है मेरा, इन दोनों टेबल्स के बीच में, ये दोनों क्या है मेरे पास टेबल्स हैं, मैं कहा ये भी टेबल है मेरा, ये भी टेबल है मेरे, इन दोनों टेबल के बीच में क्या कोई कॉमन जानकारी है? क्या कोई ऐसी जानकारी है जिसने इन टेबल को जोड़ रखा है? यस यस मत करो, उस जानकारी का नाम बताओ। इन दोनों टेबल के बीच में क्या कुछ खास जानकारी है जिसने दोनों को जोड़ रखा है? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी सारे बच्चों ने पकड़ लिया कि सर इन दोनों के बीच में कुछ खास इंफॉर्मेशन है जिससे इनके बीच में रिश्ता बन गया है। और वो खास इंफॉर्मेशन मेरे पास बेटा कौन सी है? मैंने कहा जी वो खास इंफॉर्मेशन मेरे पास है डिपार्टमेंट नंबर। अगर आप देखो ये डिपार्टमेंट नंबर, ये डिपार्टमेंट नंबर, है ना, इनके बीच में हमारे पास क्या बन गया? रिलेशनशिप बन गया, इनके बीच में मेरे पास क्या बन गया? अटैचमेंट बन गया है। इनके बीच में हमारे पास क्या बन गया? अटैचमेंट बन गया है, ये कॉमन जानकारी है, ये कॉमन जानकारी है। अच्छा जवाब देना आप लोग। मैंने कहा जी ये मैं हूं, ये मैं हूं, और ये आप हैं। क्या हमारे बीच में कुछ कॉमन बात है? क्या हमारे बीच में कुछ कॉमन बात है, या हम दोनों अनकॉमन लोग हैं? अनकॉमन मतलब हमारे बीच में कोई रिश्ता है? तो डेफिनेटली आज से पहले रिश्ता नहीं था हमारे पास, और अभी आज की क्लास में हमारा रिश्ता है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर हूँ। ठीक है जी, तो ये कॉमन वाली बात होगी। अच्छा 2 मिनट हम मान के चलते हैं कि हम ना स्टूडेंट है ना टीचर हैं, क्या हमारे में कुछ कॉमन बात है? बिल्कुल कॉमन बात है सर। आप भी इंडियन हो और मैं भी इंडियन हूँ, हम दोनों एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों जानकारी हमारे पास कॉमन है। ठीक है जी, और हम थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जनरलाइजेशन की बात करते हैं। मैं कहा मान लो हम इंडियन भी नहीं होते, तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जी, आप ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, और ये हमारे बीच में एक कॉमन जानकारी है। तो जब कुछ कॉमन जानकारी बीच में होती है तो उसको हमने क्या नाम दिया, उससे हमारा क्या बन जाता है बच्चे? उससे हमारा आपका रिलेशनशिप बन जाता है। तो यस, ये एम्प्लॉय नाम के टेबल की बात करूंगा, डिपार्टमेंट नाम के टेबल की बात करूंगा, इसके बीच में कुछ कॉमन जानकारी है, उसका नाम है मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर, इसकी वजह से दोनों में रिलेशनशिप हुआ है। तो जब मैं ऐसे टेबल्स को आपस में इकट्ठा करूंगा, जब मैं ऐसे टेबल्स को आपस में इकट्ठा करूंगा, ऐसी कलेक्शन को बदले में हमने क्या नाम दिया? डेटाबेस का नाम यहाँ पे दे दिया। डी नाम का शब्द दबा देना अगर क्लियर है तो आपको। डी नाम का शब्द दबा देना, क्लियर है कि डेटाबेस की परिभाषा क्या होती है? केवल कलेक्शन ऑफ टेबल नहीं होता भैया, ऐसा टेबल जिसके बीच में रिश्ता होना चाहिए, ऐसा टेबल जिसके बीच में रिश्ता होना चाहिए, उसको बदले में हमने क्या नाम दिया? डेटाबेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफी सारे अच्छे अच्छे गुरुओं को इसके बारे में जानकारी नहीं पता होता कि डेटाबेस से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है। डेटाबेस से मतलब हमारे पास कलेक्शन ऑफ किसका? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स। क्लियर बात सभी को? राइट एवरीवन? तो डेटाबेस की परिभाषा लिखते हैं जरा। लिखिए जरा डेटाबेस की परिभाषा, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली organized manner with a purpose to perform the fast extraction of the data. Collection of interrelated tables
which is responsible to save the information in a highly organized manner with a purpose to perform the fast extraction of the data. ये डेफिनेशन है किसकी हमारे पास, डेटाबेस की, कि टेबल्स की कलेक्शन है जिसका पर्पस क्या है, डेटा को तमीज से सेव करना। और डेटा को तमीज से सेव करने का बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट एक ही होता है कि कल को फ्यूचर में अगर हमें जानकारी को बाहर निकालना है रिपोर्ट की फॉर्म में बनाकर, तो वो रिपोर्ट हमारी बड़ी जल्दी बन जाएगी क्योंकि डेटा को हमने ऑर्गेनाइज वे में मेंटेन करा हुआ है। ठीक है ब्रो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? डी नाम का शब्द दबा दीजिए, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने उतार लिया है तो नोट डाउन कर लिया है तो चलिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि डीबीएमएस करता क्या है। हमने कहा जी डीबीएमएस करता क्या है। हमने कहा डीबीएमएस की बात करेंगे तो सर ये हमारा मैनेजमेंट करता है। और मैनेजमेंट हमने बोला किसकी करता है, तो आपने कहा SIR सर की मैनेजमेंट करता है। एस का मतलब क्या था, सिक्योरिटी। आई का मतलब क्या था, इनकंसिस्टेंसी। आर का मतलब क्या था, रिडंडेंसी। तो मैंने क्या बोला था, सिक्योरिटी का लेवल बढ़ाता है, रिडंडेंसी का लेवल कम करता है, इनकंसिस्टेंसी का लेवल समाप्त करता है। हमने कहा डीबीएमएस क्या करता है, तो आप क्या बोलेंगे सर, मैनेजमेंट करता है। तो मैंने अगर बोला जी क्या मैनेज करता है, आपने कहा सर डेटा को मैनेज करता है, तो देखो कितना घटिया जवाब आपने दिया है। इंटरव्यू में अगर आप ऐसे जाके बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको जॉब नहीं दिलवा पाऊंगा। आपको वहां पे जाके क्या बोलना पड़ेगा, सर वो डेटा को मैनेज करता है, वो डेटा की सिक्योरिटी के लेवल को बढ़ा देता है, डेटा की अस्थिरता लेवल को कम कर देता है, खत्म कर देता है, और डेटा की डुप्लीकेसी लेवल जिसको रिडेंडेंसी का नाम दे रखा है उसको हम यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। अब हम खुल के समझेंगे इससे हमारा मतलब क्या है। ठीक है जी, आइए देखते हैं जरा। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है जी, और हमारा एक स्कूल का प्रोजेक्ट है और हमने उस पे काम करना है। और ऐसे प्रोजेक्ट में हमने डिसाइड करा कि हमें तीन तरह की टेबल्स को या तीन तरह की फाइलों को, क्योंकि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टेबल नहीं कहते हैं, वहाँ पे फाइल्स कहते हैं। हमें फाइल्स को मेंटेन करना है। तो मैंने कहा जी एक फाइल मेरे पास है आपकी, मान लो फीस नाम की फाइल। मैंने कहा एक फाइल है मेरे पास आपकी कैंटीन नाम की फाइल। और एक फाइल है बेटा मेरे पास आपकी हॉस्टल नाम की फाइल। ये तीन तरह की फाइलें मेरे पास पड़ी हैं। फीस नाम का फाइल हो गया, कैंटीन नाम का फाइल हो गया, और साथ में हॉस्टल नाम का फाइल है। ये तीन तरह की फाइलें हमारे पास मौजूद है। अब मैं फीस नाम की फाइल में हम किस तरह की जानकारी मेंटेन करेंगे, हमने कहा जी हमने यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर मेंटेन करा, बच्चे का नाम मेंटेन करा, बच्चे का एड्रेस मेंटेन करा, बच्चे का फोन नंबर मेंटेन करा, और बच्चे के पिताजी का नाम मेंटेन करा। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, और साथ में पिताजी का नाम हो गया। ये फीस नाम के डिपार्टमेंट में हमने मेंटेन करा। और साथ ही साथ देखने वाली बात है कि फीस संबोधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दी है। फीस रिलेटेड मैंने सारी की सारी जानकारी मेंटेन कर दी है कि हमारे पास आपका ट्यूशन फीस कितना है, हमारे पास आपका मार्शल आर्ट फीस कितना है, ट्रांसपोर्टेशन फीस कितना है, कैंटीन मिलट से हमारा कुछ और तरह की फीस जो हमारे पास स्कूल के अंदर होती है, बड़ी सारी फीस होती है हमारे पास। आपकी बस फीस कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन फीस कितनी है, वो सब हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, कैंटीन नाम की फाइल के अंदर भी क्या करा, हमने बच्चे के बारे में जानकारी मेंटेन करा। क्या क्या, बच्चे का रोल नंबर क्या है, बच्चे का नेम क्या है, बच्चे का एड्रेस क्या है, बच्चे का फोन नंबर क्या है, और बच्चे के पिताजी का नाम क्या है, और उस भाई ने कितना खाया पिया, कितना कोल्ड ड्रिंक्स पिया, कितना चाय पिया, कितना कॉफी पिया, कितना बर्गर खाया, कितना लेट्स से सैंडविचेस खाया। वो सबका रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि महीने महीने का हम हिसाब यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमारे पास कौन सा आ गया, आपका हॉस्टल वाला आ गया। अब हॉस्टल वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है भैया, हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे फोन नंबर आ रहा है, और यहाँ पे लेट से आपके पिताजी का नाम आ रहा है। अब हॉस्टल के अंदर हम क्या करेंगे, हॉस्टल की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास, हमने कहा जी हमारा वार्ड नंबर कौन सा है, बेड नंबर कौन सा है, रूम नंबर कौन सा है, यानी हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल का नाम क्या है, लॉकर नंबर क्या है हमारे पास, वो हॉस्टल संबंधित सारी की सारी जानकारी हमारी मेंटेन है। और ऐसा कार्यक्रम हम कब मेंटेन करते थे, जब हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात करते थे। मैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ।
अब सभी बच्चे यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि बच्चे का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, पिताजी का नाम हो गया। ये जानकारी आपकी एक जगह मौजूद नहीं है, ये जानकारी आपकी तीन जगह अवेलेबल है। और अगर ये जानकारी आपकी तीन जगह अवेलेबल है तो सिंपल शब्दों में मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पे डेटा का डुप्लीकेसी बढ़ गया है। भाई एक ही बच्चे के बारे में जानकारी कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। तो क्या डेटा का डुप्लीकेसी हुआ? डेटा का डुप्लीकेसी बिल्कुल हुआ। और इसी डुप्लीकेसी को बेटा टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? इसी डुप्लीकेसी को टेक्निकल भाषा में हमने नाम दिया रीडंडेंसी। ये शब्द आपने याद करना है, अच्छा वर्ड है ये। इसको हमने क्या नाम दिया? रिडंडेंसी का नाम यहाँ पे दे दिया। इस टेक्निकल भाषा को हमने रिडंडेंसी का नाम दे दिया, यानी कि डेटा का डुप्लीकेसी लेवल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर ज्यादा होता है। तो आपने एक और कमी पढ़ ली किसके बारे में? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। हालांकि हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को फिनिश कर चुके हैं, पर फिर भी इसके टॉपिक के अंदर इजाफा होता जा रहा है। ये जो आपका साइबर सिक्योरिटी है, ये खतरनाक क्यों है? खतरनाक ये है कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कभी आप ये गलती मत करना समझने की कि सर ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया है। हर दिन उस टॉपिक के अंदर नया 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 इजाफा होता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर एक्यूमुलेशन होता रहता है, इकट्ठापन होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। साला फर्स्ट क्लास से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 12वीं तक मैथ्स हमारी सांसें बंद कर देता है। हर साल कुछ नया 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 मिलता है। बच्चा अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करता है 11th क्लास में, फिर 12th में अकाउंटेंसी पढ़ता है, फिर उसका सीए करने का मन करता है, वो सीए फाउंडेशन में पढ़ता है, सीए इंटर में पढ़ता है, सीए फाइनल में पढ़ता है, बीच में वो बीकॉम करता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, सेकंड ईयर में पढ़ता है, थर्ड ईयर में पढ़ता है। 8 साल उसको लग जाते हैं अकाउंट्स पढ़ने में, और एंट्रियां फिर भी उससे नहीं हो पाती बेचारे से। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी आईटी का हाल है कि पीछे हमने थर्ड नेशनल लैंग्वेज को खत्म कर दिया था, पर अभी हमने कोई नई पॉइंट का पढ़ने का प्रयास करा कि यहाँ पे लेवल ऑफ डुप्लीकेसी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने देखा कि एक बच्चे की जानकारी एक जगह नहीं है, यहाँ पे भी उपलब्ध है, यहाँ पर भी उपलब्ध है, यहाँ पर भी उपलब्ध है, तीन जगह उपलब्ध है, जिससे डेटा की डुप्लीकेसी बढ़ गई है। अब सवाल यहाँ पे उठता है, सर डेटा की डुप्लीकेसी बढ़ गई है तो क्या नुकसान है? मैं का नुकसान बेटा एक यही है कि डुप्लीकेट चीज हमेशा नुकसान देती है। ये हमारा मेमोरी ज्यादा खाएगी, यानी हमने बोला कि मेमोरी वेस्टेज के चांसेस यहाँ पे क्या हो गए? ज्यादा हो गए। ठीक है जी। मेमोरी वेस्टेज की मात्रा यहाँ पे क्या होगी? डुप्लीकेसी का लेवल बढ़ गया, मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे ज्यादा होगी। मेमोरी फ्री में नहीं आती, पैसा लगता है, तो डेफिनेटली आपका जो मनी है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। भाई कोई आपकी जो रैम होगी है, रैम को छोड़ो, आपकी जो हार्ड डिस्क होगी है, क्या वो फ्री में मिलती है? नहीं सर। वहां पे तो पैसा खूब सारा लगता है। बाजार में हमें 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदना पड़ता है, तो हमें 4 5 6 हज़ार रुपये का पैसा पे करना पड़ता है। तो डेफिनेटली हमारा मेमोरी वेस्ट हुआ है, तो मनी हमारा वेस्ट हुआ है। डुप्लीकेसी का लेवल यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास बढ़ गया। अच्छा, कल को डेटा अगर आपका तीन जगह मौजूद है तो हमें सिक्योरिटी कितनी जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी? सर तीन जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा यहाँ से भी चोरी हो सकता है, डेटा यहाँ से भी चोरी हो सकता है, डेटा हमारा यहाँ पे से भी चोरी हो सकता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल जगह पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे मेरे काम का बर्डन बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं बोलूंगा जी आपका काम करने का प्रेशर बढ़ेगा, काम करने का बर्डन बढ़ेगा, सर 100% हमारा काम करने का बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। फिर आपको याद होगा पीछे मैंने बताया था कि जब हम कंपनी में सिक्योरिटी लगाने की बात करते हैं तो हमने एक टेक्निकल नाम दिया था उसको आईसीएस। कुछ याद आ रहा है आपको? आईसीएस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सिक्योरिटी का नाम कहना थोड़ा घटिया नाम है, बढ़िया नाम क्या है कि हमें कंपनी के अंदर क्या लगाने पड़ेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने पड़ेंगे। मेरे व्हाइट हैट हैकर्स क्या सीखेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना सीखेंगे। ब्लैक हैट हैकर्स क्या सीखेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को तोड़ना सीखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हाई लेवल के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक जगह नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें तीन जगह लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल जगह लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जो अगेन मेरे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका एक्सपेंसिव सिस्टम बन जाएगा, यानी कंपनी का खर्चा यहाँ पे बढ़ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज आपको एक जगह ना करके तीन जगह करनी पड़े तो आपका खर्चा यहाँ पे बढ़ जाएगा। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। अब फ्यूचर में अगर मेरे को मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन का मतलब समझते हैं? अब ऑल्ट्रेशन करना, चेंजेस करना। अगर मेरे को कोई डेटा चेंज करना है तो मेरे को यहाँ पे एक जगह नहीं करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे तीन तीन जगह करना पड़ेगा। इमेजिन कर लो, आपने पहली जगह पे कर दिया, दूसरी जगह पे कर दिया, पर तीसरी जगह पे करना भूल गए। तीसरी जगह पे करना आप भूल गए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे तीसरी जगह पे करना भूल गए तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगी? अस्थिरता पैदा हो जाएगी। और उस अस्थिरता को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इनकंसिस्टेंसी का नाम यहाँ पे दे दिया। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरा अस्थिरता का लेवल, इनकंसिस्टेंसी का लेवल इस जनरेशन में, इन केस ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में बढ़ जाता है।
आई बात समझ में? फोटो खींच लो भैया, इसकी बड़ा प्यारा सा डायग्राम बन गया है। हमने कहा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में एक प्रोजेक्ट में हमने काम करा, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे स्कूल है। स्कूल के अंदर तीन तरह की फाइलें हैं, फीस वाला फाइल हो गया, कैंटीन वाला फाइल हो गया, हॉस्टल वाला फाइल हो गया। फीस वाला फीस के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा, और कैंटीन वाला मेरे खाने पीने के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। हॉस्टल वाला मेरा लेटेस्ट है, आपका बच्चा कहाँ रहता है, कौन से बेड में रहता है, उसके बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। क्लियर बात सभी को? तो अब क्योंकि यहाँ पे जानकारी एक बार नहीं मेंटेन हो रही है, तीन जगह मेंटेन हो रही है, सरल अंग्रेजी में क्या नाम देंगे? डुप्लीकेसी। बढ़िया अंग्रेजी में क्या नाम देंगे? रीडेंडेंसी। जितने लड़कों के पास दो चार पांच गर्लफ्रेंड्स हैं, जितनी लड़कियों के पास दो चार पांच बॉयफ्रेंड हैं, हम साफ कह सकते हैं उन सब ने रीडेंडेंसी मेंटेन कर रखी है, डुप्लीकेसी मेंटेन कर रखी है। आई बात समझ में? तो यानी कल को हम यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे ने अपने घर का एड्रेस चेंज करा बेटा, बच्चे ने अपने घर का क्या चेंज कर दिया? आपका एड्रेस चेंज कर दिया। अब एड्रेस चेंज कर दिया तो डेफिनेटली कितनी जगह में मॉडिफाई करना पड़ेगा? सर हमें तीनों टेबल के अंदर मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें फीस वाले में भी करना पड़ेगा, कैंटीन वाले में भी करना पड़ेगा, हॉस्टल वाले में भी करना पड़ेगा। आपने फीस में कर दिया, आपने कैंटीन में कर दिया, पर आप हॉस्टल में करना भूल गए, तो बात वही होगी, बच्चा एक एड्रेस एंड एक, बच्चा एक एड्रेस एंड एक। कल को बच्चे की मम्मी ने क्या करा? फादर ही चेंज कर दिया। अब जाहिर सी बात है, फादर चेंज कर दिया तो फादर का नाम चेंज होगा भैया। फादर का नाम हमें कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? तीन जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर डेफिनेटली हमने तीन जगह चेंज नहीं करा, दो जगह चेंज कर दिया, तो बात वही होगी, बच्चा एक फादर अनेक। तो ये भी अपने में क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन हमारे पास आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? तो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हमने ये कमियां देखी, किसमें कमियां देखी हम लोगों ने? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में देखी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये सारी कमियां थी कि वहाँ पे डुप्लीकेसी का लेवल हाई था, वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का लेवल हाई था, वहाँ पे सिक्योरिटी का लेवल बकवास था, क्योंकि डेटा आपका एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पे मेंटेन था। जब डेटा आपका मल्टीपल जगह पे मेंटेन था तो आपको हर जगह सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। अगर आप सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे तो डेटा के चोरी होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा हो जाती। ठीक है जी। तो काफी कम बच्चों का डी नाम का शब्द आया भैया, डन। कोई डाउट है तो पूछ लो भैया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बताइए मेरे को। कोई यूट्यूब में तो मैं क्लास ले नहीं रहा कि जहाँ पे क्या कहते हैं गैप आता है। यहाँ तो फटाक से जूम में क्लास हो रही है। इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए मैंने 15,000 रुपये महीने का मैं खर्चा देता हूँ भैया। सिर्फ इसीलिए 15,000 रुपये महीने का खर्चा देता हूँ कि भाई आपसे मेरी कम्युनिकेशन फास्ट हो सके। कल को मैं सारे बच्चों से बोलूंगा ठीक है भैया 15,000 तो मेरे वापस करो। और तुम जितने बच्चे क्लास में बैठे हो, तुम जो फ्री में तो पढ़ रहे हो, पर तुम्हें फ्री में लाने के लिए मैंने पैसा खर्चा है, पर बच्चे को लाने के लिए 100 रुपया खर्चा है बेटा मैंने। मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट है ये वो 100 रुपये पर बच्चा है। ये तो मेरा उधार तुम्हारे पे, पैसे का उधार चढ़ा हुआ है तुम्हारे पे। चिंता मत करना, कभी मांग लूंगा तुमसे मैं वापस। तुम्हें जवाब देने में इतनी नखरेबाजी हो रही है तो मैं तुमसे मांग लूंगा पैसे वापस। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा डायग्राम बन गया। तो अगर मैं बोलूंगा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर क्या डुप्लीकेसी का लेवल या रिडेंडेंसी का लेवल, जवाब देना जरा, कम है कि ज्यादा है? के फॉर कम, जेड फॉर ज्यादा। कम है कि ज्यादा है? डुप्लीकेसी का लेवल यहाँ पे कम है कि ज्यादा है? हमने कहा डुप्लीकेसी का लेवल भैया यहाँ पे हमारे पास ज्यादा है। बहुत बढ़िया है। एक बार डांटना पड़ता है, उसके बाद तुम सुधर जाते हो, स्पीड तुम्हारी फास्ट हो जाती है, बीच में मोटिवेशन करना पड़ता है तुम्हें। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला बताइए जरा? मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे कम है कि ज्यादा है? के फॉर कम, जे फॉर ज्यादा। जे कहो, जेड कहो, जो कहना कहो, मेमोरी कम, मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे कम है कि ज्यादा है? तो आपने सबने कहा जी मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे ज्यादा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। अच्छा बताओ, सिक्योरिटी का लेवल यहाँ पे लो है कि हाई है? एल फॉर लो, एच फॉर हाई। सिक्योरिटी का लेवल यहाँ पे लो है कि हाई है? सिक्योरिटी का लेवल यहाँ पे लो है। अभी मैंने सिंपल आपको तीन जगह बता रखी है, मान लो ये 300 जगह होता तो मैं 300 जगह सिक्योरिटी थोड़ी प्रोवाइड करता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा बताइए, इनकंसिस्टेंसी के चांसेस, अस्थिरता के चांसेस यहाँ पे हाई है कि लो है? एच फॉर हाई, एच फॉर लो। इनकंसिस्टेंसी के चांसेस आपके हाई है कि लो है? डेटा खराब होने के चांसेस यहाँ पे हाई है कि लो है? डेफिनेटली आपके हाई है। बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत अच्छी जा रही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास इनकंसिस्टेंसी के चांसेस मेरे पास यहाँ पे क्या आपके हाई है। तो मेरे ख्याल से आपको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में देखो आज आपके ज्ञान में वृद्धि हो चुकी है। पीछे हमने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में क्या पढ़ा था? रिकैप करते हैं आपका कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात करेंगे जी। हमने क्या पढ़ा था वहां पे? हमने इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करा था।
वहाँ पे हम कंपाइलर के ऊपर सारा का सारा कंप्लीटेड डिपेंडेंट थे। कंपाइलर मेरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर था, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। इसको मैंने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया था। प्रोग्रामर को यहाँ पर इंटरनल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के बारे में जानना नहीं होता था। कुछ याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? इसलिए इसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया था। इस जनरेशन में प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी मेरे पास संभव थी। ठीक है जी। यहाँ पे लर्न करना, राइट करना, डीबग करना आपके सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के मुकाबले में और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के मुकाबले में काफ़ी सरल था, आसान था। तो बढ़िया लग रहा था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हमें। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से हमारा बढ़िया कुछ था ही नहीं। ड्रॉबैक क्या था बेटा इसके अंदर? ड्रॉबैक एक ही था कि सर यहाँ पे प्रोग्राम की डिपेंडेंसी थी। अगर प्रोग्राम होगा तो इंक्वायरी का जवाब देंगे, अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो इंक्वायरी का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा बात आपने यहाँ पे देख लिया कि डेटा का रिडंडेंसी लेवल यहाँ पे क्या हाई है, डेटा का इनकंसिस्टेंसी अस्थिरता यहाँ पे क्या हाई है, और डेटा का जो सिक्योरिटी लेवल है यहाँ पे क्या कम है, और मेमोरी वेस्टेज का लेवल यहाँ पे कम है कि ज़्यादा, आपने कहा जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी मिल गई, यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के ज्ञान में हमने वृद्धि कर ली। नोट डाउन कर लो फटाफट, मेक इट फास्ट। नोट डाउन कर लो। पीडी का मतलब है बेटा प्रोग्राम की डिपेंडेंसी। पीडी का मतलब मेरे पास यहाँ पे कह रहा है प्रोग्राम की डिपेंडेंसी, कि प्रोग्राम के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, प्रोग्राम होगा तो हमारे पास हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। डुप्लीकेसी का लेवल हमारे पास, आपका स्लो लैंग्वेज नहीं है भैया। हेलो, ये किसका क्वेश्चन है सर? ये स्लो लैंग्वेज है? स्लो लैंग्वेज बेटा नहीं है। क्यों लैंग्वेज स्लो नहीं है डब्लू भाई साहब? लैंग्वेज स्लो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने साथ साथ अपने जीवन में हार्डवेयर में सुधार करते रहे। अगर मैं अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर में सुधार नहीं करता तो काम खराब हो जाता। बात समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। हमें कंप्यूटर में काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें कंप्यूटर में काम करने के लिए सीपीयू चाहिए होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होता है, सीपीयू चाहिए होता है। सीपीयू को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा था? 3 पार्ट में। सी ए आर कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और आपका रजिस्टर हो गया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा सीपीयू होता है उसके बड़े सारे मॉडल होते हैं। पुराने जमाने में मॉडल आया था मेरे पास 8088, सबसे पहले की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। फिर मेरे पास आया था 8086। फिर मैंने कहा था 80286 आ गया मेरे पास। फिर मेरे पास 80386 आ गया। फिर मेरे पास आपका 80486 आ गया था मेरे पास। फिर मेरे पास पेंटियम आया था। फिर मेरे पास पेंटियम 2 आया था। फिर पेंटियम 3 आया था। पेंटियम 4 आया था। पेंटियम को हम पेंटियम 1 कहते थे, तो पेंटियम 1 का नाम हमने नहीं दिया था, केवल पेंटियम का नाम दिया था आपका। ठीक है जी। पेंटियम 1 हो गया, पेंटियम 2 हो गया, पेंटियम 3 हो गया। ये मैं सारे के सारे सीपीयू के मॉडल की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जी मेरे पास एक सैलरॉन नाम का सीपीयू भी आ गया। फिर मैंने बोला जी मेरे पास एक ड्यूअल कोर नाम का सीपीयू भी आ गया। फिर मैंने कहा जी मेरे पास एक कोर टू ड्यू नाम का भी सीपीयू मेरे पास आ गया बेटा। ठीक है रे। फिर मैंने कहा जी मेरे पास मार्केट में आपका i3 आ गया, फिर मेरे पास i5 आ गया, फिर मेरे पास i7 आ गया, और आज की डेट में मेरे पास i9 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे पास सीपीयू के मॉडल हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल है मेरे पास। ये सारे के सारे मॉडल, मैं इंटेल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ए एम डी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इंटेल के बारे में बात कर रहा हूँ। बाजार में 70% का जो मार्केट शेयर है, 65 से लेकर 70% का जो मार्केट शेयर है, वो इंटेल कंपनी का है। तो अगर मैं आज इंटेल कंपनी की बात करूंगा, तो अगर आप बोलेंगे गेम्स में कौन जीतता है, तो मैं साफ बोल दूंगा गेम्स में मेरा इंटेल जीतता है, पर ज्यादा लंबी परसेंटेज नहीं है। एएमडी में और इंटेल कंपनी में कंपटीशन बड़ा नजदीक चल रहा है। 5 या 10% का फर्क है मेरे पास। अगर मैं सर्वर की बात करूंगा तो सर्वर में भी इंटेल हमारा जीत गया। और अगर मैं पर्सनल कंप्यूटर की या लैपटॉप की बात करूंगा तो वहां पे भी मेरा इंटेल जीत जाता है। अबे राइजन वाइजन क्या होता है अपना ढूंढ लेना एक के साहब। राइजन क्या होता है? यहाँ पे फिलहाल मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ आपको। जो बता रहा हूँ उसको तो अप्रिशिएट कर नहीं रहे, राइजन क्या होता है। तो ये आपको सीरीज पूरी याद होनी चाहिए। ये सीरीज क्या याद होनी चाहिए कि हमारे पास सीपीयू कितने तरह के मॉडल हमारे पास होते हैं। तो आप याद करना, आज के बाद बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जी। 8088 था, फिर 8086 आया, फिर 286 आया, फिर 386 आया, फिर 486 आया। पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया, सैलरॉन आया, ड्यूअल कोर आया, कोर टू ड्यू आया। ठीक है जी। i3 आया, i5 आया, i7 आया, i9 आया। लेटेस्ट वाला कौन सा हमारे पास? i9 आ गया। अब केवल हमारे पास i9 से काम नहीं बनता, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जनरेशन के बारे में भी ध्यान देना पड़ता है बच्चों। किसके बारे में ध्यान देना पड़ता है? जनरेशन के बारे में। कि आज की डेट में बाजार में अगर आप कोई सीपीयू परचेज करना चाहते हैं तो आपको जनरेशन के हिसाब से परचेज करना पड़ता होता है। तकरीबन 1 से लेके 14 जनरेशन हमारे पास होती है। 6th जनरेशन तक माल बड़ा सस्ता मिलता है, और छठी जनरेशन के बाद आपका माल सीपीयू का बड़ा महंगा होना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। तो जितनी ज्यादा हाई जनरेशन आपकी होगी उतना बढ़िया आपके पास रहेगा। फिर सीपीयू के अंदर एक और चीज मेरे पास आती है, सीरीज नाम की चीज आती है।
आई वर्सन में मैंने बोला जी मेरे पास एक एच के नाम की सीरीज है, एक सॉरी एच एक्स नाम की सीरीज है, एक एच नाम की सीरीज है, एक पी नाम की सीरीज है, एक एस नाम की सीरीज है। ऐसे सीरीज आती है मेरे पास। और उससे भी सीपीयू की परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जैसी जनरेशन हमारे पास नई नई आती रही, वैसे हमारा काम करने का प्रेशर बढ़ता गया। हमारे सॉफ्टवेयर हैवी होते गए, हमारे प्रोग्राम्स हैवी होते गए। जितना ज्यादा ग्राफिक्स आएगा उतना आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर पे दबाव ज्यादा पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास कि आपको जो हमने क्या करा, फर्स्ट जनरेशन लैंगो रखा, हमने सेकंड जनरेशन लैंगो रखा, हमने थर्ड जनरेशन लैंगो रखा। थर्ड जनरेशन में काम का प्रेशर बढ़ गया, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। पर हमारे प्रोफेशनल ने इस काम को बाजार में स्लो नहीं होने दिया, क्योंकि अगर कंप्यूटर स्लो काम करेगा तो घट गया भैया। हमारी जनरेशन इतनी फास्ट पैदा हो रही है, उसको स्लो काम पसंद ही नहीं है भैया। तो हमने साथ साथ क्या करा, अपने हार्डवेयर की कॉस्ट को बढ़ा दिया, अपने हार्डवेयर के मॉडल हमने बढ़िया वाले लगा दिए। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब किसका था? इंटेल का था। अभी जो पीछे भाई राइजन राइजन कर रहा था, वो एमडीए क्या हिसाब किताब है? थोड़ा तो कुछ कष्ट करा करो। बस मेरे पास राइजन है तो राइजन पूछ लो। तो ये सारे नाम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नाम आपको याद होने चाहिए। अब अगर मैं सीपीयू की परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो केवल i5 या i7 या i9 आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसके बाद जनरेशन के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने कहा सर मैंने तो i9 प्रोसेसर परचेज कर लिया है, और पता लगा आपने सेकंड जनरेशन परचेज करा है, आपके दोस्त ने 14th जनरेशन पर परचेज करा है, तो दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो टाटा क्रोमा में विजय टाटा क्रोमा में विजय सेल्स में जाकर टाइम पास करा करो। अच्छे कपड़े पहन के जाया करो, अच्छे जूते पहन के जाया करो, चप्पलें मत पहन के जाया करो। साला शक्ल से गरीब मत दिखा करो। शूज पहन के जाया करो, और वहां के जाके बंदों के सेल्समैन की उनको खंगाला करो कि सर इस हार्डवेयर के बारे में बताओ, इस हार्डवेयर के बारे में बताओ, इस हार्डवेयर के बारे में बताओ। उनको शो करो कि तुमने खरीदना है। मेरे को पता है तुमने खरीदना कुछ नहीं है, पर वहां जाके बंदा तुम्हें लेक्चर दे देगा, पूरा जानकारी बता देगा, पूरा सिस्टम समझा देगा, तुम्हारा फ्री में कोर्स हो जाएगा हार्डवेयर का। लेटेस्ट जानकारी तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है भैया। तो ये हमारे पास जानकारी होगी आपके थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, और ये सारे के सारे प्रोसेसर्स के मॉडल हैं, सीपीयू के मॉडल है। और ये जो मॉडल मैंने जानकारी दी आपको, इंटेल कंपनी के बारे में जानकारी दी है। अगर मैं सीपीयू की बात करूंगा तो बाजार में बड़ी सारी कंपनी है मेरे पास। इंटेल नाम की कंपनी बड़ी फेमस है मेरे पास। आपने एएमडी का नाम भी सुना है आपने, वो भी फेमस है। हमने कहा सैमसंग नाम की कंपनी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को बनाती है। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आईबीएम नाम की कंपनी भी मेरे पास बनाती है। एक मेरे पास ARMR नाम की कंपनी भी है। ऐसी मेरे पास आपकी क्वेलकॉम करके कंपनी है मेरे पास, क्वेलकॉम। ऐसी मैं एप्पल की बात करूंगा। भाई साहब ऐसे करते करते बाजार में 27 कंपनीज हमारे पास हैं जो आज की डेट में सीपीयू बनाती हैं। अब बच्चा कह रहा है सर मैंने तो केवल दो ही नाम सुने हैं, एक नाम मेरे पास इंटेल है और एक नाम मेरे पास एएमडी है। पर आपकी जानकारी बता दूं, 90% बाजार इन दो कंपनियों ने कवर कर रखा है। सारा का सारा बाजार इन दो कंपनियों ने खा रखा है एक तरह से। ठीक है जी। आपने उसका नाम भी सुना हो, ये तो नाम बड़ा फेमस है आपका, एनवीडिया का नाम भी आपने सुना हुआ है। पर इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो सीपीयू में नहीं है, वो किसके अंदर है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर है, जीपीयू के अंदर है हमारे पास। तो मेरे कहने का मतलब है सीपीयू बनाने वाली बड़ी सारे मार्केट में वेंडर्स हैं, बड़े सारे सप्लायर्स हैं, बड़ी सारी कंपनीज हैं। उसमें नंबर वन नाम आज की डेट में किस में आता है? आपका इंटेल में आता है। क्लियर है? तो मैं इंटेल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मार्केट शेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मार्केट में सबसे ज्यादा कस्टमर किसके पास है, सबसे ज्यादा बिजनेस या धंधा किसके पास है, तो हम बोलेंगे इंटेल या एएमडी के पास है। तो फटाफट मेरे को जरा कंफर्मेशन देना, क्या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के जो मैंने पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी है, क्या वो सारे पॉइंट्स क्लियर है? अगर क्लियर है तो सी नाम का शब्द दबा देना। सी नाम का शब्द बता देना आप। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। तो ये हमारे पास जानकारी होगी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। अब यानी कि जो कमियां थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में थी, जाहिर सी बात है वो सारी की सारी कमियां हमने कहाँ पे किल करनी है? हमने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में किल करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बाजार में कोई नई जनरेशन आएगी, उसकी कोशिश होगी कि पिछली वाली जनरेशन की जितनी भी कमियां हैं उन सबको बर्बाद करा जाए, उन सबको खत्म करा जाए, उन सबको किल करा जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोशिश करते हैं कि भाई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की जितनी भी कमियां हैं वो सारी की सारी फोर्थ में कवर कर दी जाए। अब हो सकता है मान लो कमियों का लेवल बड़ा सारा है, तो सर क्या सारी कवर होती है? सारी नहीं हो पाती बेटा, कुछ हो पाती हैं। कुछ हो सकता है उसकी आने वाली फर्दर जनरेशन में हमारे पास हो जाए।
तो मैंने कहा कुछ कमियां हम यहाँ पे कर देंगे, और कुछ कमियां अगर नहीं होगी तो हम कोई फर्दर जनरेशन लॉन्च कर देंगे, जैसे हमने फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को लॉन्च कर दिया था आपका। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या करता है। चलो, हमने कहा वही हमारे पास आपका स्कूल नाम का प्रोजेक्ट था, पर अब हम इसको डेवलप करेंगे किसमें, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या डिसाइड करा, यहाँ पे हमने ये डिसाइड करा कि हम यहाँ पे तीन फाइलें नहीं बनाएंगे, यानी टेबल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे चार टेबल बनाएंगे। मैंने कहा पहले टेबल का नाम मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट वाला टेबल। ठीक है बच्चे, दूसरा मैंने बोल दिया फीस वाला टेबल। तीसरा मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पे कैंटीन वाला टेबल। और पांचवा नाम मैंने बोल दिया यहाँ पे आपका हॉस्टल वाला टेबल। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने टेबल आ गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। स्टूडेंट वाला टेबल, फीस वाला टेबल, कैंटीन वाला टेबल, हॉस्टल वाला टेबल। ध्यान देना सभी बच्चे, 2 मिनट के लिए नोट मत करना, मैं नोट करने के लिए समय दूंगा आपको। मैंने कहा स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या जानकारी मेंटेन है, आपने कहा बच्चे का रोल नंबर हो गया, बच्चे का नाम हो गया, बच्चे का एड्रेस हो गया, बच्चे का फोन नंबर हो गया, और साथ में बच्चे के पिताजी का नाम हो गया। ये पांच जानकारी हमने स्टूडेंट नाम के टेबल पे मेंटेन कर रखी है। फीस नाम के टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल बच्चे का रोल नंबर मेंटेन करा हुआ है, बस बच्चे का रोल नंबर बस। और बाकी फीस संबंधित सारी की सारी जानकारी मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। कैंटीन नाम के टेबल की बात करूंगा, अगेन बच्चे का रोल नंबर होगा और कैंटीन संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। हॉस्टल की बात करूंगा, अगेन बच्चे का रोल नंबर हो गया और हॉस्टल संबंधित सारी की सारी जानकारी मैंने यहाँ पर मेंटेन कर रखी है। क्लियर है बात सभी को? तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने टेबल हो गए, आपके पास चार टेबल हो गए। और आपने यहाँ पे क्या करा, हर टेबल में केवल स्टूडेंट का रोल नंबर मेंटेन करा है, और बाकी जो उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पिताजी का नाम है, वो आपने जानकारी मेंटेन यहाँ पे नहीं कर रखी। तो अब आप देखिए जरा कि स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया। मैंने कहा भाई ये जानकारी कितनी जगह पड़ी है, तो आपने कहा सर ये जानकारी एक ही जगह पड़ी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। तो क्या इससे मेरी डेटा की रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी कम हुई है कि नहीं हुई है? सर बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है जी। कल को मेरे को अगर कुछ चेंजेस करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ ऑल्टरेशन करना है, तो मेरे को कितनी जगह करना पड़ेगा सर? आपको एक ही जगह करना पड़ेगा। बच्चे का एड्रेस चेंज हुआ तो मैं कितनी जगह एड्रेस चेंज करूंगा सर? एक ही जगह करूंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कहा जी मेरा जो डेटा का इनकंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे समाप्त हो गया, अस्थिरता मेरी समाप्त होगी। सारा डेटा मेरा मेजरली कहाँ पे मेंटेन्ड है? मैंने कहा जी सारा डेटा मेजरली आपका एक ही जगह मेंटेन्ड है। तो डेफिनेटली डेटा की सिक्योरिटी मेरे को कितनी जगह लगानी पड़ेगी? एक जगह लगानी पड़ेगी। एक जगह लगाऊंगा तो मैं हैवी वाली लगा दूंगा, महंगी वाली लगा दूंगा, हैवी खर्चा कर दूंगा। पहले वो खर्चा मेरे को चार जगह मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, अभी वो चार जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सारा खर्चा मैं एक जगह लगा दूंगा। तो मैंने कहा डेटा का सिक्योरिटी लेवल आपका हाई बढ़ जाएगा जब मैं बात करता हूँ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। आई रिपीट वंस अगेन, दोबारा सुनिए, दोबारा से सुनिए। मैंने क्या बोला कि बच्चे का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, पिताजी का नाम हो गया, ये सारी जानकारी कितनी जगह मेंटेन्ड है? हमने कहा एक ही जगह मेंटेन्ड है। तो स्वाभाविक सी बात है डेटा का डुप्लीकेसी लेवल यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया भैया। डाटा का डुप्लीकेसी लेवल यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, आपका कम हो गया। कल को फ्यूचर में अगर चेंजेस करनी है, मेरे को एड्रेस चेंज करना है या फादर का नाम चेंज करना है, तो मैं एक ही जगह करूंगा, क्योंकि बाकी जगह तो मेंटेन ही नहीं है। अच्छा, एक बात का जवाब देना यस या नो में, क्या बाकी टेबल्स में कोई रिश्ता बना हुआ है? क्या स्टूडेंट नाम के टेबल में फीस नाम के टेबल के साथ, या कैंटीन नाम के टेबल के साथ, या हॉस्टल नाम के टेबल के साथ कोई रिश्ता बना हुआ है? बहुत बढ़िया, कुछ कॉमन जानकारी है, बिल्कुल कॉमन जानकारी है। अब मैं ज्यादा खतरनाक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को ये जवाब देना, वो कॉमन जानकारी का नाम क्या है? वो कॉमन जानकारी का नाम क्या है जिससे आपस में इस हिसाब किताब जुड़ा हुआ है? बेटा ये प्राइमरी की मत करो बेटा मेरे बच्चे, अभी मैं हिला दूंगा फिर अगर मेरे को खुंदक आ गई तो। ये प्राइमरी की मत 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 बताओ मेरे को। ठीक है ना? बड़ी सारी आपने बीटेक में कमियां छोड़ रखी हैं भी अपने अंदर। तो जो अभी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बात करो। हमने यहाँ पे क्या बोला कि हाँ यहाँ पे हमारे पास रिश्ता जुड़ा हुआ है, और रिश्ता किससे जुड़ा हुआ हमारा? एसआर नाम की फील्ड से। सबको एसआर लिखना चाहिए था, रोल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए था। जो नाम यहाँ पे दे रखा है उसी से हमारा यहाँ पे झुकाव है। तो एसआर नाम की फील्ड से हमने यहाँ पे रिश्ता आपका जोड़ रखा है। तो यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा डेटाबेस का एग्जांपल है? आपने कहा जी बेस्ट एग्जांपल है डेटाबेस का, क्योंकि डेटाबेस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड टेबल्स। क्या ये सारे के सारे टेबल्स आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं? बिल्कुल है। तो यहाँ पे कलेक्शन हो गया हमारे पास, और इस कलेक्शन को टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया, इस कलेक्शन को टेक्निकली मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम यहाँ पे दे दिया। और डेटाबेस की परिभाषा को हमने हैंड्स प्रूफ एक बार फिर हैंड्स प्रूफ कर दिया। ये डेटाबेस की परिभाषा होती है कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है जी, और वो सारे के सारे टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में अगर आपने बोला कलेक्शन ऑफ टेबल, पाप चढ़ेगा, थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ने चाहिए आपके। आपने वहां पे इंटर रिलेटेड नाम के शब्द पे जोर मारना है।
पूरी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को इंटर रिलेशनशिप को लाने के लिए लॉन्च करा गया था। ठीक है जी, तो यहां तक कंफर्मेशन दीजिए। अगर यहां तक क्लियर है तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए। डी नाम का शब्द दबा दीजिए यहाँ पे फटाफट, मेक इट फास्ट, वेरी गुड, जल्दी करिए, खत्म करने वाले हैं क्लास हम लोग, हमारा समय पूरा हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया कि इतना हमारी जानकारी क्लियर हो गया कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हमने देख लिया कि डाटा का डुप्लीकेसी लेवल कम हो गया, अस्थिरता हमारी समाप्त होगी और सिक्योरिटी का लेवल यहाँ पे बढ़ गया है। और मैंने सिक्योरिटी का लेवल क्यों बढ़ाया, मैंने कहा क्योंकि जानकारी हमारी एक ही जगह पड़ी है, तो हमें सारे सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल वहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए सिक्योरिटी का लेवल हाई है। पर ये अपने में घटिया इंफॉर्मेशन है, ये अपने में बेकार इंफॉर्मेशन है। क्यों सर बेकार इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि बेटा मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें डेटा का सिक्योरिटी लेवल क्या मिलता है, आपका हाई मिलता है। और बच्चे हाई क्यों मिलता है, क्योंकि उसके सिक्योरिटी को हमने 4 लेवल में क्लासिफाइड कर रखा था। फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी, सेकंड लेवल सिक्योरिटी, थर्ड लेवल सिक्योरिटी और फोर्थ लेवल सिक्योरिटी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन नहीं करा। हमने बड़े बेकार तरीके से पढ़ा कि डीबीएमएस के अंदर डेटा का सिक्योरिटी का लेवल मेरे पास क्या होता है, आपका हाई होता है। पर डेटाबेस का सिक्योरिटी का लेवल क्यों हाई होता है, ये कारण है क्योंकि डीबीएमएस ने सिक्योरिटी को कितने वे में क्लासिफाइड करा है, 4 भागों में, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फर्स्ट क्या काम करता है, सेकंड क्या काम करता है, थर्ड क्या काम करता है, फोर्थ क्या काम करता है, वो सारी जानकारी हम देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक बच्चे ने मेरे से बहस करा, कह रहा सर आप ये कह रहे हो कि डाटा का जो अस्थिरता है, डाटा की जो इनकंसिस्टेंसी है। मैंने कहा हाँ बच्चे, डाटा की जो इनकंसिस्टेंसी है वो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हो। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, 100% समाप्ति कर देते हो आप। इस एनवायरनमेंट के अंदर आप 100% यहाँ पे क्या कर देते हो, आप समाप्ति कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो। पर सर हमें तो एलिमिनेशन नजर आई नहीं रही, क्योंकि आपने एक स्कूल स्टूडेंट नाम की फाइल में बच्चे का रोल नंबर मेंटेन करा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कैंटीन के अंदर मेंटेन करा, आपने फीस के अंदर मेंटेन करा, आपने हॉस्टल के अंदर मेंटेन करा, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर। तो हमारे हिसाब से रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर एक बार नहीं आया सर, हमारे हिसाब से रोल नंबर आपका 4 दफा आ गया। मैं कहा बहुत बढ़िया सवाल करा आपने। सर रोल नंबर अगर 4 दफा आ गया तो रोल नंबर के उपलक्ष्य में डाटा का डुप्लीकेसी लेवल बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। सर फ्यूचर में अगर मेरे को रोल नंबर चेंज करना पड़े, हेलो, फ्यूचर में अगर मेरे को रोल नंबर चेंज करना पड़े तो मेरे को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 4 जगह करना पड़ेगा। सर मैंने 3 जगह कर दिया, एक जगह नहीं करा, तो मेरी तो डेटा की इनकंसिस्टेंसी सरवाइव कर गई, हमारी डेटा का अस्थिरता यहाँ पे सरवाइव कर गया। कल को आपने बच्चे का रोल नंबर चेंज कर दिया तो कायदे से आपको 4 जगह चेंज करना चाहिए था, पर 4 की जगह आपने 3 जगह चेंज करा, एक जगह आपका रह गया। तो सर ये तो डेटा गलत हो गया, आधा डेटा सही है आधा गलत है, इसको हमने अस्थिरता का नाम दिया, इनकंसिस्टेंसी का नाम दिया। तो सर आपका ये पढ़ाना कि डेटा की इनकंसिस्टेंसी डीबीएमएस के अंदर 100% समाप्त हो जाती है, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं हमें। मैं कहा नहीं बेटा, अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको जानदार बातें बताने जा रहा हूँ, जानदार बातें बताने जा रहा हूँ, बड़ी स्ट्रांग है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी भी इसी पॉइंट पे टिका हूं कि डाटा का इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर आपका 100% क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर वो कैसे, मैं कहा डीबीएमएस हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, डीबीएमएस हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है प्रोपोगेटिंग अपडेट्स। इसको भैया जितना शानदार तरीके से लिख सकते हो लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। हमने कहा डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ स्पेशल फीचर जिसका नाम होता है प्रोपोगेटिंग अपडेट्स। और प्रोपोगेटिंग अपडेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल्टरेशन एट अ सिंगल लोकेशन परफॉर्म्स ऑल्टरेशन एट द मल्टीपल लोकेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है भैया, हमने क्या बोला, ऑल्टरेशन एट अ सिंगल लोकेशन परफॉर्म्स ऑल्टरेशन एट अ सिंगल लोकेशन परफॉर्म्स ऑल्टरेशन एट द मल्टीपल लोकेशन ऑटोमेटिकली। इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोपोगेटिंग अपडेट्स का यहाँ पे दर्जा दे रखा है, प्रोपोगेटिंग अपडेट्स का यहाँ पे दर्जा दे रखा है। सर ये क्या मतलब है, हमने कहा डीबीएमएस के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेबल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है, ये सर ये मानने वाली बात है। तो फ्यूचर में मान लो अगर किसी बच्चे का रोल नंबर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया,
तो यहाँ पे मैंने कहा चेंज कर दिया, तो बाकी जगह पे चेंज करने के लिए मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, ये आपस में ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। और इस फीचर को हमने क्या नाम दिया, प्रोपोगेटिंग अपडेट्स का नाम दिया, जो हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, आपका डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। और इसलिए मैंने बोला था कि डाटा का इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे 100% आपका समाप्त हो जाता है जब हम डीबीएमएस की बात यहाँ पे करते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो लिखिए जरा प्रोपोगेटिंग अपडेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। हमने कहा इट मीन्स ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब बेटा, मतलब मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना। इट मीन्स ऑल्टरेशन एट अ सिंगल लोकेशन परफॉर्म्स alterations at the multiple location. Alteration at a single location performs alteration of multiple locations automatically। और ये डेफिनेशन किसकी है मेरे पास, प्रोपोगेटिंग अपडेट्स की। ये प्रोपोगेटिंग अपडेट वाला फीचर ना तो फर्स्ट जनरेशन में था, ना सेकंड जनरेशन में था, ना थर्ड जनरेशन में था, ये केवल फोर्थ जनरेशन में था। और ये सौगात कौन लेकर आया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस के अंदर ऑटोमेटिकली काम हो रहा है कि अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो बाकी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि क्या डेटा की इनकंसिस्टेंसी को हम 100% समाप्त कर सकते हैं डीबीएमएस के अंदर, तो आप बच्चे क्या बोलेंगे, यस बदले में सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ब्रो? तो कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अगर समझ में आ गया है तो सी नाम का शब्द दबा देना। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो सी नाम का शब्द दबा देना। तो किसी बच्चे का भी क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने खुद जनरेट करा था, क्योंकि एक स्पेशल तरह का फीचर मेरे को आपको समझाना था। तो मेरे ख्याल से प्रोपोगेटिंग अपडेट आपको समझ में आ गया, ये जानदार चीज है, इंटरव्यू वाला सीट से खड़ा हो जाएगा। ठीक है भैया? तो डीबीएमएस के बारे में, फोर जनरेशन लैंग्वेज के बारे में एक और हमारा स्पेशल फीचर आ गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्रोपोगेटिंग अपडेट्स। अगर मैं एक जगह चेंज करूंगा तो बाकी जगह पे चेंज करना मेरे को नहीं पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां किसका इस्तेमाल करेंगी? बड़ी बड़ी कंपनी किसके किसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया चीज का इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया कंपनी, बढ़िया पैसा। तो जाहिर सी बात है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्यों काम करेंगे, वो फोर्थ में ही काम करेंगी। ठीक है भैया? तो ये हमारे पास जानकारी थी डीबीएमएस के बारे में, जिसको हमने आज पढ़ा। क्या डीबीएमएस खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ डीबीएमएस, आप खत्म होने की बातें कर रहे हो यार। तो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया बेटा अभी तक, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसको तीन भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। एक आपका डेटाबेस हो गया, एक आपका मैनेजमेंट हो गया, और एक आपका सिस्टम हो गया। डेटाबेस को हमने कितने भागों में क्लासिफाई करा, तीन भागों में। एफआरएफ पर, एफआरएफ की जगह हम क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। मैनेजमेंट को कितने में तोड़ा, तीन में। एसआईआर सर, विकास कपूर सर, विकास कपूर सर। तो हमने क्या बोला, सिक्योरिटी का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा, अस्थिरता यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, डुप्लीकेसी का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर डुप्लीकेसी को हमने 100% समाप्त क्यों नहीं करा? अरे यार यार, बात समझो ना। रोल नंबर के दम पे ही तो हमने सारे टेबल्स को जोड़ा आपस में। तो रोल नंबर भी तो अपने में डुप्लीकेसी लेकर आ रहा है, क्योंकि वो आपका एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह ही है। तो डुप्लीकेसी को, डाटा रिडंडेंसी को मैं खत्म नहीं कर सकता, बस मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। क्योंकि एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए कोई तो कॉमन जानकारी चाहिए, और जब कुछ कॉमन आएगा तो डुप्लीकेसी आएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको डेटाबेस का मतलब बता दिया, फील्ड का, रिकॉर्ड का, टेबल का मतलब बता दिया। सिक्योरिटी का मतलब मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि जब मैं आपको 4 लेवल की सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा तब जाके आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अस्थिरता मैंने आपको समझा दिया, और डुप्लीकेसी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? अब मान लो कल को आपने फ्यूचर में क्या करा, एक डिग्री कर ली आपने, कौन सी, सीसा नाम की डिग्री कर ली, जिसका मतलब होता है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर बेटा एक इंसान होता है जो कंपनी में जाके क्या करता है, ऑडिट करता है, एग्जामिनेशन करता है, चेकिंग करता है, ऑडिट करता है, एग्जामिनेशन करता है, चेकिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। कि कंपनी के अंदर, रिलायंस कंपनी के अंदर जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हैं, क्या वो बढ़िया वाले लगे हैं कि नहीं लगे हैं? पास में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मान लो आप इस कंपनी में, ये आप हो, आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में चले गए।
आपने वहां पे चेक कराया कि भाई क्या यहाँ पे किसका इस्तेमाल है, उन्होंने कहा जी यहाँ पे डीबीएमएस का इस्तेमाल है। आपने पता करा डीबीएमएस का इस्तेमाल है, तो आपको पता है जी प्रोपोगेटिंग अपडेट का फीचर तो डीबीएमएस के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। आपने जब चेकिंग करा तो पता लगाया कि यार प्रोपोगेटिंग अपडेट नाम का फीचर जो है रिलायंस कंपनी ने ऑफ कर रखा है। अब ऑफ करने का तात्पर्य क्या है? ऑफ करने का तात्पर्य यह है कि भैया यहाँ पर ऑल्टरेशन जो है मल्टीपल जगह पे नहीं होगा। अगर एक जगह पे चेंज करेंगे तो एक ही जगह पे होगा। यानी इससे आपकी शक का बुनियाद लेवल बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जानबूझ के कंपनी के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि बाद में अपने हाथ से पकड़ के चेंजेस करी जा सके, ताकि बाद में फ्रॉड करा जा सके, वैल्यूएशन करा जा सके। तो जब आपने महसूस करा कि प्रोपोगेटिंग अपडेट का फीचर ऑफ है, तो आप अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में बता देंगे, या पहले तो सबसे पहला मुकेश अंबानी को बताएंगे भाई देख ले गलत हरकत कर रही तेरी कंपनी के बंदे, वो जानबूझ के प्रोपोगेटिंग अपडेट का फीचर ऑफ कर रहे हैं। अब मुकेश अंबानी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, अगर वो नहीं सुन रहा तो आप निकाल दो सीधा साला ऑडिट रिपोर्ट, और वहां पे स्पेसिफाई कर दो कि दो कंपनी ने डीबीएमएस का इस्तेमाल कर रखा है, और डीबीएमएस कहता है सिक्योरिटी का लेवल हाई होगा, डीबीएमएस कहता है अस्थिरता लेवल 100% समाप्त करूंगा, डीबीएमएस ने प्रोपोगेटिंग अपडेट का फीचर प्रोवाइड कर रखा है, पर इस मुकेश अंबानी की मैनेजमेंट ने उस फीचर को क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है। और मेरी नजर में कंपनी का डेटा इनसिक्योर्ड है। मेरी नजर में कंपनी के डेटा को रिस्क है, थ्रेट्स है, वीकनेस है, तो ऐसी रिपोर्ट आपको दर्शानी है। आई बात समझ में? सर ये सीसा बनना बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल काम है बेटा। जब बंदा अपनी जिंदगी में काफी सारे हाथ काले पीले नीले कर लेता है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस कर लेता है, तब जाके वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन जाता है। बाकी बाजार में आज की डेट में 16 घंटे की ट्रेनिंग होती है, बस 2 दिन की क्लास होती है, 8 घंटे 8 घंटे। और वो कहते हैं जी हम आपको सीसा बना देंगे, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बना देंगे। अब बताओ, आपको आर्किटेक्चर के बारे में अक्ल ही नहीं है, तो आप कंपनी में जाके क्या ऑडिट करोगे, क्या एग्जामिनेशन करोगे? तो काफी हाई फाई लोग ही इसके अंदर आते हैं। राइट एवरीवन? तो आज जो हमने पढ़ाई करी कुछ समझ में आई है आपको? अगर आपको समझ में आई है तो आप, चलो दोनों काम कर लेते हैं, बैड रहा कि एवरेज रहा कि गुड रहा? चलिए बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार दोबारा से पूछूंगा, मैं चैट बॉक्स बंद करूंगा, उसमें काउंटिंग आ जाएगी मेरे पास, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सीरियसली मेरे को बता रहे। रुक जाओ 2 मिनट सारे, रुक जाओ। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, बताना बैड रहा कि एवरेज रहा कि गुड रहा। टाइप करो, स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया। डबल डबल बार मत करो ना यार, दो दो बार करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस पकड़ रहा था कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना जो जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो वो मैं काउंटिंग जानना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और डीबीएमएस का टॉपिक कंठस्थ आप याद कर लीजिए। ज्ञानी साहब हाथ रेस करा पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, जो कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। कोई सवाल अगर आपका हो, 8750 519151, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए प्रस्थान करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज क्या वार है हमारा? टुडे इज फ्राइडे ना। हम मुलाकात करेंगे अपना मंडे को, मुलाकात करेंगे रात को 9:05 पे। आज थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मेरे को सेटल होने में टाइम लग गया। बाय।